से हमने ये सिग्मा ऑपरेटर हमने देखा था ना तो इसमें फिर हमें ये करना पड़ता है कि यहाँ पे हम कोई रिलेशन जो है वो बताते हैं। तो ऑफ कोर्स ये देख चुके हैं, सिलेक्ट का सिंटेक्स इस तरह से होता है कि आप यहाँ पे कॉलम लिस्ट देते हैं, अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट स्टैरी कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बताते हैं कि किस टेबल से आपने लेना है, और वेयर में फिर आप क्या करते हैं कि कंडीशन बता देते हैं कि कंडीशन जो है ना वो क्या आपने जो है अप्लाई करनी है। तो जाहिर बात अगर आप कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, और जब कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे इफ में आप इफ स्टेटमेंट आप यूज करते हैं ना, तो उसमें आप कंडीशन जो है ना वो देते हैं, तो स्टेटमेंट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होती है अगर ये कंडीशन जो है ट्रू हो। तो यहाँ पे उस तरह से तो नहीं है कि हम इफ लगी हुई है, लेकिन जाहिर बात है कि इसकी प्रोग्रामिंग, एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग हुई है उसमें इसी तरह से होगा कि इफ कंडीशन लगी हुई है, वो हर रिकॉर्ड को 1 बाय 1 चेक करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको वो रिटेन करेगा, जो नहीं करेगा उसको फिर वो लीव कर देगा। तो फाइनल जो आपका व्यू क्रिएट होगा, उस व्यू के अंदर जो है ना सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके पास आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे होंगे। तो इसको हम कहते हैं जी रो सिलेक्शन, और ये हम करते हैं थ्रू वेयर वेयर क्लास के जरिए। तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि सिलेक्ट के बाद फ्रॉम और फिर वेयर क्लास। ये सीक्वेंस जो है ना ये चेंज नहीं करना, कि आप इसको वेयर को पहले नहीं लेके जा सकते, ये इसी ऑर्डर में जो है वो आएगा कि सिलेक्ट फ्रॉम और फिर वेयर, फिर इसी तरह से आपने इसको जो है वो लिखना है। तो जिस तरह से हमने पहले देखा था कि फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म में मतलब ये है कि आप इस क्यूरी को चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम टिपिकली हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि हम हर क्लास को जो है नई लाइन में जो है वो शुरू करते हैं। तो अगर मोर देन 1 लाइन है तो फिर हम थोड़ा सा इंटेंट कर लेते हैं। तो नया क्लास जो है ना वो हमेशा नई लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट इससे रीडेबिलिटी इनहांस होती है जरा क्यूरी लिखना आसान हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप अगर इसको नहीं भी फॉलो करें तो ये कोई इसमें कोई मसले वाली बात जो है वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन जाहिर बात है ये एक रवायत, एक ट्रेडिशन है, एक प्रैक्टिस है जो चलती है, जो मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना सब इसी तरह से करते हैं, तो आपको भी इस तरह से जो करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि वी ऑफ्टन नीड टू रिस्ट्रिक्ट द रोज दैट आर रिट्रीव्ड, दिस कैन बी अचीव्ड फ्रॉम वेयर क्लास which consists of the keyword where followed by the search condition that specify the rows to be retrieved. The where class equal to the relational libra selection operation। ये मैंने आपको सिग्मा जो था, यहाँ पे सिग्मा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके इक्वलेंट जो है ना ये है। अच्छा, तो the 5 basic search condition और predicates are as follows। आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में इस तरह से है कि आप इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इसके अलावा लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ना 5 होते हैं। नॉट इक्वल टू, ये 6 जो है ना हमारे पास कंपैरिजन है। रेंज टेस्ट है वेयर द वैल्यू एक्सप्रेशन फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, तो वो भी हम देखेंगे कि हम उसके लिए बिटवीन हम यूज करते हैं। बिटवीन का कीवर्ड जो है वो इस वेयर क्लास के अंदर जो है ना वो हम जो है ना वो यूज करते हैं। और इसी तरह से सेट मेंबरशिप यूज करते हैं। सेट मेंबरशिप वेदर द वैल्यू एक्सप्रेशन इक्वल्स वन ऑफ द सेट वैल्यूज। फिर पैटर्न मैच करते हैं। पैटर्न मैच ये थोड़ा सा आप कह लेंगे थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। इसमें हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, जैसे ये परसेंटेज है, हैश है, तो इस तरह के वाइल्ड कार्ड्स यूज करके जो है वो हमें नहीं पता पूरी स्ट्रिंग का, जैसे बाजू का नेम हमें नहीं पता पूरा क्या नेम क्या लिखा हुआ है, तो लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया है कि स्टार्टिंग या कोई उसका एक पैटर्न का आइडिया है कि किस तरह का पैटर्न हो सकता है, तो फिर हम ये वाइल्ड कार्ड यूज करके जो है वो पैटर्न मैच कर सकते हैं। और नल टेस्ट कि अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम वो सारे रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं जिसके लिए वैल्यू जो है वो नॉन नल है, या अगर इवन अगर आप ये भी कहना चाहें कि नल है तो वो भी फिर आप जो है ना वो भी फिर आप उसको भी जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स है, अगली स्लाइड में हम इनके एग्जांपल्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा इसका है एक, उसको जो है वो हम देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप क्यूरी पढ़ें तो वो ये है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 1000। ये इस तरह की पहले भी एग्जांपल की है। तो इसमें हमने क्या किया है कि स्टाफ में से हमने ये 5 कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं, और उसके बाद ये स्टाफ के है, और ये कंडीशन है सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो इसने अब एक्चुअली करना क्या है कि स्टाफ के सारे जो इसके अंदर जितने भी रोज है सबको 1 बाय 1 चेक करना है। उसमें से उसने जाना है यहाँ पे इस सैलरी वाले कॉलम पे। तो उस पर उसने देखना है कि जो रिकॉर्ड इस कॉलम में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको वो रिटेन करेगा, बाकियों को जो है ना वो फिर जो है वो फिर उसको
उसको जो है वो स्किप कर देगा। इस तरह से देख लें टोटल हमारे पास जो 4 रिकॉर्ड आनेंगे और सब पे अगर आप देखें तो इनकी सैलरीज जो है वो 10,000 से ज़्यादा। तो ये सिंपल है, बिल्कुल एंड सिंपल है। एक टेबल है, उसके उसके टेबल उसके हमने 5 कॉलम सेलेक्ट कर लें, एक सिंपल सी कंडीशन जो है वो लगा दी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें ये तो एग्जांपल थी, तो इसमें हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया। ये खैर मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो है ना इक्वल टू है। कुछ कुछ जगह पे जो है इस तरह से ये साइन जो है ये यूज होगा फॉर नॉट इक्वल, कुछ में इस तरह से यूज होता है। तो इन दोनों को यूज किया जा सकता है। और अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से C++ में जैसे आप देखें तो उसमें इस तरह से होता है, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें नॉट इक्वल टू इस फॉर्म में होता है। दिस इज लेस देन और दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये बिल्कुल इनका इम्पैक्ट वही है जो हमने C++ में भी हमने देखा था कि ये उस वक्त ट्रू होगा लेस देन जब जैसे इस तरह से है तो A इज लेस देन B, और अगर इक्वल टू भी कर दे तो इसकी अब दो दो कंडीशन है ट्रू होने की, A की वैल्यू B से लेस हो या A की वैल्यू B से इक्वल हो। तो ये सेम उसी तरह से जो है, और आप इससे जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर लगा के आपके लिए कम्प्लेक्स प्रेडिकेट भी बना सकते हैं, जैसे एंड और नोट को करके। तो आप इससे जो है वो कम्प्लेक्स प्रेडिकेट जो है वो भी आप जो है वो भी बना सकते हैं। तो ये भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि रूल फॉर वैल्यूटिंग कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये हम देख लें कि एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड अगर इस तरह से हो के जिस तरह से एंड और वगैरह लगे हो, तो उसमें 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 क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट होगी, और अगर कोई एक्सप्रेशन जो है वो ब्रैकेट में है तो उसको वैल्यूएट फर्स्ट करेंगे। और नोट्स आर वैल्यूएटेड बिफोर एंड्स एंड और एंड्स आर वैल्यूएटेड बिफोर ओर्स। ये इसको जस्ट आपने जो है ना ये चार इसके इसके जो रूल्स हैं इसको आपने जो है ना वो याद रखना है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कंडीशनल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हम बात नहीं कर रही, कंडीशनल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ये इसमें आपने ये चार चीजें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। टिपिकली जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो भी लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होती है, और उसमें भी ये होता है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन होगी वो पहले इवेल्युएट होगी। लेकिन यहाँ पे ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि नोट्स को एंड्स और से पहले इवेल्युएट करना है, और एंड की जो प्रेसिडेंस है वो और से ज्यादा होती है, तो एंड्स पहले इवेल्युएट होंगे और ओर्स बाद में होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो क्या है ये एक और एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। इसमें जो क्यूरी है वो अगर आप देखें, लिस्ट एड्रेस ऑफ ऑल ब्रांच ऑफिस इन लंदन और ग्लासगो। तो ये हमने एक्चुअली क्या किया है कि कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट बनाया है यूजिंग और। तो अब और का आपको पता है कि ये जो और होता है इसको मैं अगर इसको देखें तो इस तरह से है कि इसको हम करें कि ए और बी कर दें, तो इसमें और की जो क्वालिटी ये होती है कि ये उस वक्त इसके फॉल्स होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर ए और बी दोनों फॉल्स हों। अदरवाइज जो है वो क्या है कि ये ट्रू होता है। अगर दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट ट्रू हो तो ये और जो है ये ट्रू होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने स्टैटिक, इसका मतलब है कि हमने कह दी कि सारे कॉलम्स हमें मिलने चाहिए। कॉलम जो है हमारे पास सारे आनेंगे। टेबल हमारा ब्रांच है, और ये देखें कि सिटी इज इक्वल टू, तो ये जिस तरह से आपको बताया कि जो लिटरल्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो लिखा है। तो सिटी लंदन और सिटी ग्लासगो। अब जो रिकॉर्ड हमें मिलेंगे तो वो इन दोनों कंडीशंस को दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे या दोनों में से एक को कर रहे होंगे। तो ये देखें, अगर सिटी देखें तो लंदन ग्लासगो ये 3 ब्रांचेज हैं, 2 लंदन में ग्लासगो में। तो इस तरह से जो है उसने हमें ये रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है ये हमने कहा था ये रेंज, एक अगर आपको याद हो ना कि हमने इसमें क्या था कि हम रेंज दे सकते हैं, तो रेंज के लिए जो है ना हम यूज करते हैं बिटवीन। तो उसमें यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000। तो ये हमने 5 कॉलम्स लिए स्टाफ में से, स्टाफ के कॉलम में से, और हमने बताया थी कि सैलरी जो है वो बिटवीन, और ये हमने एंड जो है ना वो लगा दिया हमने। तो इस तरह से जो है ना ये आप कर सकते हैं कि सैलरी ये हमने बताया कि नहीं, उसका कॉलम बताया किस कॉलम को हमने देखना है। अब वो क्या करेगा कि इसने सिंपल सा जो प्रेडिकेट हमने लगाना है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि वो ये कह रहा है कि उसकी उसकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए, शुड बी। इसको अगर हम इस तरह से इफ कंडीशन लगाएं, या इसको हम कोशिश करें कि हम
इफ के साथ यूज करें तो सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, और एंड आएगा कि और आएगा ये मुझे बताएं। इसमें एंड लिखेंगे या और लिखेंगे? जी कोई बोल रहा है, कोई बोलेगा कि नहीं, तो बताएगा। एंड और लिखेंगे हैं? और लिखेंगे? यस। अच्छा नहीं एंड नहीं लिखेंगे, मेरा ख्याल है कि एंड लिखेंगे। अच्छा चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, पहले हम देख लें कि क्या होगा। कि अब आप देखें कि इसने एक्चुअली करना क्या है कि इसने देखना है कि जो भी जो उसने देखना है कि सैलरी उसकी जो 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो है वो 30,000 से कम होनी चाहिए। तो अब ये उन्हीं उन्हीं रिकॉर्ड्स को, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा ना कि एक तो ये देखेगा कि 20,000 से ग्रेटर है, वो भी ट्रू होनी चाहिए, और ये भी ट्रू होनी चाहिए कि 30,000 से लेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो एंड लगेगा, क्योंकि अगर हम और कर देते हैं तो वो फिर ये होगा कि उस सूरत में फिर ये होगा कि अगर किसी के 15,000 है तो वो भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उस सूरत में वो भी आ जाएगा, वो रिकॉर्ड भी जो है वो आ जाएगा। या अगर किसी की 40,000 है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा। आई थिंक इसमें एंड आएगा, एंड आएगा इसमें। सर एंड ऑपरेटर तो वो दोनों अगर ट्रू हो तो फिर ट्रू होगा। हाँ नहीं, तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों जो है ना, दोनों जो है वो ट्रू होने चाहिए। इसमें जो है वो दोनों जो है वो ट्रू होने चाहिए कि उसकी सैलरी ग्रेटर देन 20 भी होनी चाहिए और लेस देन 30 भी होनी चाहिए। रेंज आ गई ना, हमने रेंज दी। बहरहाल अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप इस तरह से कर लें, बिटवीन कर लें। बिटवीन में सिंपली आपने इनिशियल और फाइनल रेंज देनी है और साथ आपने एंड यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें यहाँ पे सिंपल सा एडिशन करें कि नोट बिटवीन कर दें, तो फिर क्या होगा कि वो इन दो रिकॉर्ड्स को स्किप कर देगा, इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सबको जो है ना वो इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी ना। जब नोट का मतलब ही होता है कि फिर वो सिलेक्शन इनवर्स हो जाती है, तो फिर इन दो रिकॉर्ड्स के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो इसका मतलब होगा कि वो इस रेंज में नहीं होंगे, इस रेंज से पहले होंगे या बाद में होंगे, तो वो सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वही एंड ही आना है भाई इसके अंदर। ठीक है जी, हमारा तुक्का ठीक था, वैसे मेरे जेर में नहीं था कि ये अगली स्लाइड में है, तो एंड में एंड ही आना है जी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हाँ, अगर आप और लगा देंगे ना यहाँ पे, और से फिर क्या होगा कि फिर वो आ जाएगा नहीं, फिर वो और वाला मसला खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर सारे रिकॉर्ड ही आ जाएंगे ना, क्योंकि सारे रिकॉर्ड डेफिनेटली इसको कोई जो भी रिकॉर्ड होगा वो या इस कंडीशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इसलिए और जो है ना वो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, एंड जो है वही हम जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जो है वो सेट मेंबरशिप कंडीशन, ये हमने वो जो तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि सेट मेंबरशिप चेक करेंगे, तो वो हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं। इसका जो होगा जो इसका मतलब जो इसका सिनेरियो होगा वो क्या है, लिस्ट ऑल मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो क्या करेंगे कि ये उसी तरह से हमने ये तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि यहाँ पे हमने कॉलम देना है जितने जो, अगर आपने सारे कॉलम लेने हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ स्टैटिक लिख दें और इसके बाद आपने टेबल लिख देना है कि किस टेबल में से कॉलम लेने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेयर में फिर आपने क्या कंडीशन क्या देनी है। तो इसमें क्या करेंगे, पोजीशन का ही देखें ना, ये पोजीशन का एक कॉलम है जो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्टाफ में एक पोजीशन का कॉलम है, तो उसमें देखेंगे इन, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख देना मैनेजर एंड सुपरवाइजर। अब उसने क्या करना है कि चेक करना है कि उन सारे रिकॉर्ड्स को उसने जो है ना वो आपको दे देना है, जिसमें कि पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर होगी, और अब यहाँ पे और यूज होगा। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो फिर जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना वो ये और यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन आप दे सकते हैं, पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर और पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर। तो अब उसने आपको सारे वो रिकॉर्ड देने हैं जो इनमें से किसी एक कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करोगे। जाहिर बात है कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो दोनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करोगे, इस तरह का रिकॉर्ड कोई नहीं होगा।
जो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो एट द सेम टाइम मैनेजर भी और सुपरवाइजर भी हो, तो ये इस तरह से तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से पॉसिबल है। तो जो भी स्टाफ होगा या तो मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, तो इसलिए हमने और जो लगा के इसमें हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये इस तरह कर लें, इन लगा के, तो उसके बाद आप बता दें कि क्या जो है ना होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन या वैल्यू जो है उसकी क्या होनी चाहिए, वो आप जो है ना वो दे सकते हैं। तो इसलिए हमें वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न करने जिसमें जो है ये देखें कि पोजीशन जो है वो मैनेजर है या सुपरवाइजर। ठीक है जी। इसी तरह से ये और करके भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको और के साथ भी जो है वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो है कि लाइक और नॉट लाइक, ये भी इस तरह से पैटर्न मैचिंग, जिस तरह से हमने बात की थी कि पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। फाइल आर रिकॉर्ड विद स्ट्रिंग क्लास को इन देयर एड्रेस। ठीक है, तो इसमें अब ये है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हमें जो है ना फिर वो वाइल्ड कार्ड्स जो है ना वो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उसमें जो है ना कि SQL हैज टू स्पेशल पैटर्न मैचिंग सिंबल, एक परसेंटेज है सिंबल और दूसरा जो अंडरस्कोर है। द परसेंटेज करेक्टर रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर करेक्टर, यानी कि जब आप लगा दे, परसेंटेज लगा दे, तो फिर ये होता है कि फिर आप जिस तरह से मैंने ग्लास इस तरह से लिख दिया है, आगे मुझे कंफर्म नहीं है कि स्पेलिंग क्या है, तो मैं सिंपल परसेंटेज सिंबल लगा दूंगा। अब इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती, कि ये नहीं होता कि एक करेक्टर होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, जितने ये हो सकते हैं, जितनी लंबी मर्जी स्ट्रिंग जो है ये हो सकती है। तो उसने सिर्फ ये देखना है कि शुरू में उसके ये पैटर्न होना चाहिए, बाकी इसके आगे जो मर्जी हो। जिस तरह से अक्सर होता है, इस तरह से अगर किसी बंदे का नाम है तो आपको नाम का नहीं पता, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मतलब फरहान है, तो बाज़ का लोग ना वो उसको डिफरेंट स्पेलिंग लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल आपको पता है कि ट्रेंड चला हुआ है कि वो जो है ना वो सी को या एक्स को जो यूज करते हैं, बेसिकली वो टर्किश में होता है, ये टर्किश के साउंड होती हैं उसमें, ये इसको अपने वो लिखने के लिए ना उसको यूज करते हैं। तो वो लोग जो है ना फिर ये सीन यूज करते हैं, हुसैन, आपको पता ना ये हुसैन, वो असल में हुसैन ही है। एक वो थी मावरा इस तरह करके थी ना, तो वो इस तरह से लिखती है, तो याद होगा शायद आपको, आप लोगों को तो पता होगा इस चीज का। वो लोग उसको ना हुकैन पढ़ते थे, वो हुकैन नहीं है, हुसैन ही है वो। लेकिन ये जो है ना ये टर्किश पे यूज करते हैं, तो ये जो है ना ये इसमें उर्दू में नहीं यूज होता, ये टर्किश में उस तरह की लैंग्वेज में यूज होता है। तो अब आपको नहीं पता कि स्पेलिंग क्या है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप इस तरह से वाइल्ड, ये वाला वाइल्ड जो यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर है, तो उसमें ये होगा कि अगर आपने फिक्स करना है यदि वो कितने करेक्टर्स हैं, मतलब अगर उसमें आपने फिक्स कर देना है कि उसके 4 या 5 हैं, तो एक वो फिर ये देखेगा कि उतने करेक्टर्स ही हों। ऐसी स्ट्रिंग हो, अगर आपको शुरू का नहीं पता, आपको एक करेक्टर का पता है, 2 का पता है, और अब ये फिक्स हो जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग होगी ना इसके 4 करेक्टर ही होंगे। आपको सिर्फ लास्ट 2 का कंफर्म नहीं है कि आखिरी दो करेक्टर के हैं, लेकिन पहले 2 का आपको कंफर्म है। तो इसने आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिनकी लेंथ 4 होगी। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कंफर्म नहीं है, इसका कोई मेंशन नहीं है, वो जितनी मर्जी लेंथ हो सकती है। तो ये इस चीज का जो है ना ये आपने जो है ना वो ख्याल रखना है इसका। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको जो है ना वो हम इसको देखेंगे। अच्छा, जैसे ये है कि एड्रेस लाइक एच मींस दैट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एच, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। और अगर आप इस तरह से कर दें एड्रेस लाइक एच और फिर उसके बाद 3 अंडरस्कोर हो, तो देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स, जो फर्स्ट कैरेक्टर है मस्ट बी एच, लेकिन जो बाकी 3 कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकते हैं। ये हमें इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस तरह से एड्रेस लाइक ये अगर हम लिखें तो इसका मतलब है कि आखिरी जो कैरेक्टर है ना वो जो है ना वो ये होगा, उससे पहले जो मर्जी हो, और उसकी लेंथ भी स्ट्रिंग की जो मर्जी हो, तो लेकिन एटलीस्ट उसकी जो लेंथ है ना वो 1 होगी। और अगर 1 से ज्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 कैरेक्टर होंगे, तो आखिरी कैरेक्टर ये होना चाहिए, पहले जो कैरेक्टर है वो जो मर्जी हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस तरह से लिखते हैं ड्रेस लाइक ग्लासको, तो इसका मतलब है कि शुरू में भी कुछ भी हो सकता है, एंड में भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ये ग्लासको जो है वो जरूर होगा। ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जरूर होगा, दरमियान में कहीं पे आ रहा होगा, हो सकता है एंड पे आ रहा हो सकता है दरमियान में आ रहा हो सकता है स्टार्ट पे आ रहा हो, कहीं पे भी जो है वो, लेकिन एड्रेस में किसी पॉइंट पे जो है ना वो ग्लासको जरूर होगा। एंड एड्रेस नोट लाइक एच मीन द फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी एच। तो अगर आप नोट लाइक करें तो इन्वर्स हो जाएगा, जाहिर बात है कि फिर क्या होगी कि उन तमाम स्ट्रिंग को वो एक्सक्लूड कर देगा जिनके स्टार्ट में एच होगा। नोट लाइक कर दी ना आपने तो उल्ट हो गया ना,
लाइक का उल्ट हो गया। लाइक में अपने कहा था कि पहला करेक्टर एच होना चाहिए, नोट लाइक का मतलब है कि पहला करेक्टर एच नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखिए ये है कि जी हमने यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जी हमें वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें एड्रेस क्लास को, ठीक है, तो एड्रेस लाइक क्लास को, ठीक है। अब उसने ये वो सारे रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करने जिनके एड्रेस में कहीं ना कहीं क्लास को जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। अब डेफिनेटली क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में जो एड्रेस लिखने का तरीकेकार है वो डिफरेंट होता है, इट्स नॉट द सेम। ये हर जगह पे जो है ना वो सेम नहीं है, डिफरेंट लोग जो है ना इसको डिफरेंट तरीके से जो लिखते हैं। तो अब जैसे यहाँ देखें कि यहाँ पे सिटी नेम जो है ना वो मिडल में आ रहा है, हमारे आमतौर पे जो सिटी नेम में एंड पे लिखते हैं, कुछ लोगों पे ये रिवाज है, अमेरिका में या चाइना में इस तरह से होता है कि वहाँ पे ये चलता है कि उसमें जो उनका बनता है, अगर आप चाइनीज को किसी एड्रेस को देखें तो उसमें सबसे पहले प्रोविंस का नाम होता है, उनका जो प्रोविंस होता है ना। जैसे अगर हम अपना एड्रेस लिखना चाहें ना तो हम सबसे पहले लिखेंगे पंजाब प्रोविंस का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे सिटी का नाम, सिटी के बाद हम लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे भी है ना कि हर सिटी को एक डिफरेंट वो आप कह लेना कि उसको क्या कह सकते हैं, नहीं तहसील कहते हैं, तहसील कहते हैं ना, जिले को तहसील में करते हैं ना, उसको डिवाइड करते हैं। तो लाहौर जिला है तो उसकी भी फिर कई तहसीलें हैं। तो जैसे मेरा एड्रेस है उसमें जो है ना वो कैंट है, तो उसके बाद फिर जो है ना आगे स्टेट एड्रेस और फिर उसके बाद हाउस एड्रेस और वट एवर जो भी है, फिर उसके बाद जो है वो आता है। लेकिन हायरार्की इस तरह से बनती है कि पंजाब प्रोविंस का नाम, सिटी का नाम, फिर जो है वो जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है जो उसका नाम, और फिर उसके बाद फिर बाकी का एड्रेस जो है वो होता है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है, तो फिर आप इस तरह से एड्रेस जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नल है, नल सर्च कंडीशन है, इज नल इज नॉट नल। तो ये है कि इसमें क्या है कि हमने सिर्फ चेक करना है कि इज नल है या नहीं है, उसको जो है वो हम करेंगे। तो लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल व्यूइंग्स ऑन प्रॉपर्टी PG4 वेयर अ कमेंट हैज नॉट बीन सप्लाइड, ठीक है। सप्लाइड जो है ना वो नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि जो कमेंट है वो नल है। तो हमने देखना है कि ये क्लाइंट नंबर है, व्यू डेट है, व्यूइंग में से हमने देखना है, प्रॉपर्टी का नंबर हमने बता दिया है कि PG4 है, वो हमें यहाँ पे क्यूरी में बता दिया क्या है कि इस प्रॉपर्टी को देखना है, और एंड कमेंट इज नल, कमेंट यानी कि नल होना चाहिए कि कोई कमेंट उस पर जो है वो नहीं दिया गया। तो कौन से ऐसे क्लाइंट थे कि जिसने देखा प्रॉपर्टी को देखा लेकिन उस पर कमेंट कोई नहीं किया, तो वो फिर हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट नल कर दें तो फिर उससे क्या होगा कि वो फिर उन सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जिसमें क्लाइंट ने कोई ना कोई कमेंट जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे शायद हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने प्रॉपर्टी देखी तो जरूर लेकिन उसने उस पर कोई कमेंट जो है उसने नहीं किया, तो ये हम वहाँ वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आ जाता है देखिए ऑर्डर बाय क्लास आ जाता है। ये ऑर्डर बाय क्लास जो है ना ये हम इसको यूज करते हैं, ये चौथा क्लास है, वेयर के बाद जो है ना ये चौथा ऑप्शनल है, और लेकिन इसको आप लगा सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप इसी तरह से सिलेक्ट स्टेटमेंट में लगाएंगे, और इसमें आप क्या करते हैं किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कॉलम्स को अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। टिपिकली जो आपके पास जो आता है ना रिकॉर्ड्स आते हैं वो सॉर्टेड नहीं होते, वो अनसॉर्टेड होते हैं। सॉर्ट मतलब करने का ये होता है कि आप उसको किसी ऑर्डर में उसको सॉर्ट करते हैं, कोई एक कॉलम सेलेक्ट करके एज वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, सैलरी वाइज कर सकते हैं, कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लें फिर उसके हिसाब से आप उसको जो है वो सॉर्ट कर लें। The order by class consists of a list of columns identify that result to be sorted on separated by comma। तो आप इसमें एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें उसमें ये होता है कि आपने पहला जो कॉलम देंगे ना उसकी उसकी हाईएस्ट प्रेजेंस होती है, जो कॉलम 1 होगा, कॉलम 1 उसकी हाईएस्ट प्रेजेंट होती है, फिर कॉलम 2 की, उसके बाद फिर कॉलम 3 की, उसके बाद तो होगा कि सबसे पहले वो जो रिकॉर्डेड है उसको सॉर्ट करेगा कॉलम 1, फिर सेकंड नंबर पे फिर उसको कॉलम 2 के वाइज करेगा, फिर तीसरे नंबर पे उसको कॉलम 3 वाइज, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ऑर्डर बाय क्लास अलाउज द रिट्रीव्ड रोज टू ऑर्डर्ड बाय इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और एनी कॉलम कॉम्बिनेशन। तो आप उसको ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने उसको असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में। असेंडिंग में आपको पता है कि लोएस्ट वैल्यू पहले आती है और हाईएस्ट वैल्यू बाद में आती है, और डिसेंडिंग में होता है उसके अच्छा उसके ये आपने कीवर्ड्स चुके कीवर्ड है
तो इसलिए आपने इसे याद रखना है कि क्या स्पेलिंग है। असेंडिंग की ASC है और डिसेंडिंग की DESC है। तो ये आपने जो है ना ये आपने याद रखना है। तो डिसेंडिंग में होगा कि हाईएस्ट वैल्यू पहले आएगी, लोएस्ट वैल्यू जो है बाद में आएगी। तो ये जो है ना ये इसमें देखें सिंगल कॉलम पहले हम देखते हैं। सिंगल कॉलम मॉनिटरिंग है तो उसमें क्या है कि प्रोड्यूस ऑर्डर सैलरीज ऑफ आवर स्टाफ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो ये हमने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए स्टाफ में से, और ऑर्डर बाय हमने, अच्छा वेयर क्लास हमने यहाँ पे यूज नहीं किया तो वो ऑप्शनल है, वो अब नहीं भी यूज करें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने कहा जी सैलरी होनी चाहिए, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग का मतलब ये है कि हाईएस्ट पहले होगी, लोएस्ट बाद में होगी। तो अभी देखें कि हाईएस्ट सैलरी बाद पहले आएगी और लोएस्ट सैलरी बाद में। अगर आप इसको असेंडिंग कर देंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, लोएस्ट पहले आ जाएगी और हाईएस्ट जो है फिर वो बाद में जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे स्टाफ का क्लॉज क्यों यूज किया है इस वाले जी स्टाफ का क्लॉज फ्रॉम क्यों यूज किया? स्टाफ का फ्रॉम वाला क्लॉज क्यों यूज किया? नहीं मुझे समझ नहीं लगी आपने क्या क्या है। ये सिलेक्ट के बाद जो फ्रॉम यूज किया, फ्रॉम स्टाफ, ये हाँ फ्रॉम जी, क्यों यूज किया? डायरेक्ट सैलरी को यूज नहीं कर सकते थे? ये तो मस्त है ना नहीं 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 नहीं, ये तो मस्त है ना भाई, ये तो मैंडेटरी है। फ्रॉम 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 के बगैर ये 2 क्लासेस तो एक ये मैंडेटरी हैं। ये तो मैं पहले भी बेटा आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्ट और फ्रॉम तो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। तो ये तो आप बताएंगे ना कि आप किस में से ले रहे हैं, किस टेबल में से आप ले रहे हैं, ये कॉलम किस टेबल के कॉलम है, वो तो आपने बताना है ना। फिर ये है कि दूसरा है कि सैलरी का उसमें होना चाहिए, सैलरी का ये कॉलम उसके अंदर है, तो हमने कह दिया कि ऑर्डर बाय सैलरी कर दो, बस सिंपल सी बात है। उसने सैलरी के कॉलम को उसने देखना है, आपने चूंकि डिसेंडिंग किया तो फिर उसने उसको करने के लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोएस्ट उसको उसने जो है वो जिस कर देना उसको। सर हमें स्टाफ का जो कॉलम्स होते हैं हमें पता होगा, यानी एक क्वेरी आती है उसमें लिखा होता है कि यहाँ से, यानी से एक आपने क्वेश्चन किया था भाई 10,000 पाउंड जिसकी सैलरी ज्यादा होती है वो स्टाफ में से निकालो, तो हमें डमी बनाना पड़ेगा टेबल या बना हुआ होगा? नहीं नहीं, ये आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपके पास ये स्कीमा होगी, डमी कहाँ से होगा, स्कीमा आपके पास होगी तो फिर ही आप कर सकते हैं ना। मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये देखिए ये स्कीमा है, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखिए स्टाफ का टेबल है ना, ये आपको पता है कि स्टाफ के अंदर कौन कौन से कॉलम है। ये देखिए सैलरी का कॉलम भी है ना उसके अंदर, ये स्कीमा है, इस स्कीमा को कंसल्ट करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ कि भाई वो उसके अंदर वैल्यूज पुट होती हैं, यानी जिसकी 10,000 वैल्यू ज्यादा हो गई, मिसाल के तौर पर जॉन का नाम लेकर उसकी 10,000 से वैल्यू ज्यादा है, हमें सर वो यानी डमी बनाना पड़ेगा वैसे चेक करने के लिए? नहीं नहीं, डमी क्यों बनाना पड़ेगा, देखें वो अभी तो आपके पास तो एक्चुअल होगा, ऑफ कोर्स आपके पास एक एक्चुअल डेटाबेस होगा। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो ये देखिए, ये पेज नंबर 160 जो बुक है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये टेबल जो है ये मतलब उसने जस्ट फॉर द एग्जांपल्स के आपको पता चले कि ये एक केस स्टडी है, तो ये यहाँ से सारा कर रहा है। अब आप ये देखें कि ये स्टाफ है ना, तो ये देखें ये थोड़ा सा मतलब ये डमी डाटा है, ऑफ कोर्स ये अगर आप इस सेंस में बात कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप एक डमी डेटाबेस बना के वो आप जो आप DBMS लेते हैं ना, कोई भी अगर जैसे अगर आप कोई SQL सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, तो उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए डेटाबेसेस होते हैं 2-3 उसके अंदर जो है ना डमी डेटाबेसेस, उसके अंदर इवन डेटा भी होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह से अपने लिए, तो वो आप उस पे भी जो है वो कर सकते हैं, वो आप सारा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम ये बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बुक वाले की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ये देखें पेज 160 पे ये उसने सारा दिया हुआ है, ये उसका इंस्टेंस दिया हुआ है उसमें, यहाँ कर सकता है। अगर आप इसको भी कर लें, इसको भी अपना एक डेटाबेस बना के उसके अंदर कर लें, तो फिर आप ये सारी क्यूरीज इस पे चला के जो है वो जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये इधर से हमने जो है वो लिया, ठीक है। अदरवाइज ये होगा कि इन रियल कंडीशन जब आप अब रियलिटी में बात करोगे तो जाहिर बात है कि आपके पास कोई ना कोई आपके पास कोई ना कोई आपके पास डेटाबेस जो है वो होगा जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे। सर एक और क्वेश्चन था, मैंने वो जी सुना प्राइमरी की और जो फंक्शनल फॉर्जिन की होती है, सर मैं इसमें थोड़ा सा फर्क बता दें। अच्छा, वो उसको अगर आप इस तरह से करें ना कि थोड़ा सा आप उसको वेट कर लें ये हमने होपफुली ये हमारा कोशिश करेंगे कल तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर आगे जो है ना फिर हमने करना है वो आपको मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का हमने करना है, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है। तो ये जो अभी मैंने आपको जो डेटाबेस दिखाया ना, ये नॉर्मलाइज हुआ है ऑलरेडी,
ठीक है, लेकिन जाहिर बात है इस फॉर्म में नहीं होता, हम इसको पहले नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाते हैं, तो उस वक्त फिर हम देख लेंगे, फिर वो सारा डिटेल है उसमें भी, ये प्रोसेस भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं प्राइमरी की, कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो वो फिर उस वक्त फिर मैं आपको डिटेल से जो है ना फिर बता दूंगा। ठीक है, वैसे अगर आप जनरली अगर आप देखें तो प्राइमरी की जो होती है, जो अगर मेन टेबल में वो प्राइमरी की होती है, वो एक कॉलम होता है, एक सिंगल कॉलम होता है। जैसे ये जो स्टाफ का टेबल है ना, इसमें स्टाफ नंबर जो है ना ये प्राइमरी की है। तो अगर कोई स्टूडेंट का कॉलम होगा तो उसमें स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नंबर जो है ना वो प्राइमरी की होगा। तो वो इसलिए होता है कि उसकी वैल्यू जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होती, ना नल हो सकती है ना उसकी डुप्लीकेट हो सकती है। यानी कि एक वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड में नहीं आ सकती। हर रिकॉर्ड में आप देखेंगे हर रो में वैल्यू जो है वो यूनिक होगी, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। लेकिन वही प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में जाती है तो फिर उसको फॉरवर्ड की कहते हैं। और आमतौर पे दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है ना फिर प्राइमरी की जो है वो इस तरह से प्राइमरी की को, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में हम एज ए फॉरेन की हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक सर हो एक गया और कंस्ट्रेंट जी। सर क्या है? कंस्ट्रेंट इंटीग्रिटी। रिस्ट्रिक्शन होती है ना, कुछ रूल्स है, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं। तो उसके हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं। एक तो जनरल कंस्ट्रेंट्स है ना, जैसे अगर आपने किसी ब्रांच पे, यहाँ पे कोई ब्रांच है तो उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक क्लास पे एक सेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, वो जनरल कंस्ट्रेंट है। फिर हमने दो तरह के देखे थे, एक इंटेग्रिटी उसमें है कंस्ट्रेंट है, और दूसरा उसमें है रेफरेंशियल, एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, और एक हमने पहली देखी थी वो कौन सी थी, एंटिटी। एंटिटी एंटिटी इंटेग्रिटी। ये बेसिक है, ये हर 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 उस पे जो है ना वो अप्लाई होते हैं। वो जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो ये है कि कोई भी रिकॉर्ड जो है ना वो डबल जो है ना वो नहीं हो सकता, वो जो है ना वो यूनिक होना चाहिए, हर रिकॉर्ड जो यूनिक होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी की जो है होनी चाहिए, प्राइमरी की से रिलेटेड है। तो ये हर टेबल के लिए मस्ट है, हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो आमतौर पे तो एक कॉलम ही होता है, अगर एक से ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, दो कॉलम को भी हम ले सकते हैं। दूसरी जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो ये फॉरेन की से रिलेटेड है, कि जब फॉरेन की भी अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड आपने करना है तो फॉरेन की का जो होगा वो या तो ये होगा कि वो आपके जो मेन टेबल है उसमें होगा, वो वहां पे वो रिकॉर्ड होगा, या फिर नल होगा, वो ये उसमें होता है। ठीक है, वो अगर आप वो चैप्टर नंबर 5 में हमने उसको डिस्कस किया है, वहां जाके उसको उसको जो है वो देख ले। यहाँ पे हम जो है ना वो अगर हम बुक में जाएं, अच्छा बुक कहाँ, सॉरी ये है बुक, तो इसमें जाके हम जो है ना वो सर्च कर सकते हैं रेफरेंशियल पहल में। हाँ ये है ना इंटेग्रिटी कॉन्फ्रेंस है ना, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो एंटिटी का देख लें, बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन बी नल। ठीक है, कि वो नल नहीं हो सकती, ना डुप्लीकेट हो सकती है। रेफरेंशियल के ए फॉरेन की एग्जिस्ट रिलेशन आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ कैंडिडेट की वैल्यू द सम टुपल इन होम रिलेशन और द फॉरेन की, यानी कि वो होम रिलेशन में, चूंकि दूसरे दूसरे में से हम लेते हैं ना, दूसरे टेबल में हम इसको लेते हैं। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, ये नहीं थी, यहाँ पे पीछे था एक ये वाला बना हुआ था, ये मैंने आपको दिखाया था। कि अब ये देखें कि ये जो है ना, ये क्या है कि ये ब्रांच नंबर है, ये ब्रांच के रिलेशन में प्राइमरी की है, और रिलेशन दूसरी जो स्टाफ है उसमें फॉरेन की है। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो ब्रांच चूंकि यहाँ पे फॉरेन की है ना, तो इसकी इसकी जो वैल्यूज है वो या तो नल होंगी, नल हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये यहाँ पे मैच करनी चाहिए, इसकी मैचिंग वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो बेस रिलेशन में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो बेस रिलेशन में नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, या नल होगी, या फिर जो है ना वो यहाँ पे इसकी मैचिंग वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। और उसका मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप कोई इस तरह से अलाउ कर देते हैं कि यहाँ पे तो वैल्यू होती है लेकिन बेस रिलेशन में नहीं होती, तो इसका मतलब है कि घोस्ट कोई ब्रांच होगी, यानी ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली, लेकिन आपने वैसे ही ब्रांच नंबर जो है वो लिख दिए। तो नल का यहाँ पे नल अलाउ करने का फायदा ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको अभी कोई ब्रांच एलोकेट नहीं हुई है, तो आप उसकी वैल्यू जो है वो ब्रांच नंबर जो है ना उसका नल उसको दे सकते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि ये होगा कि चलो फ्यूचर में इसको कोई ना कोई अपडेट करके आप इसको कोई ब्रांच नंबर दे देंगे, फिलहाल इसको हमने नल कर दिया। तो ये होता है डिफरेंशियल, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है इसको कहते हैं।
सर इस तरह एक क्वेश्चन और था, यानी यूनरी होती है उसके अंदर हमारा सिलेक्शन होता है, उसमें प्रेडिकेट हम यूज करते हैं, वो कंडीशन होती है एक। सर वो जो हाँ जी। कंडीशन में स्टाफ में से ले रहे हैं, सर वो स्टाफ हमें अवेलेबल होगा पहले या यानी वो खुद हाँ नहीं बनाएंगे? वो नहीं टेबल जारी बात है आपके पास होगा ना, स्कीमा पूरी आपके पास होगी, स्कीमा पहले से बनी हुई होगी आपके पास। मैंने तो आपको सबसे पहले ये बताया कि यार ये स्कीम है, ये जितनी भी क्यूरीज है ना ये इस स्कीमा पे अप्लाई हो रही है। तो ये तो क्यूरीज आपको सिर्फ बिल्ड करना सिखा रहे हैं ना, आप आपके पास अपनी स्कीमा होगी, जरूरी नहीं ये वाली स्कीमा होगी। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि यार ये वाली जो स्कीम है ना, आगे जितनी भी क्यूरीज पड़े, और इससे पहले मैंने आपको कोई क्यूरी नहीं बताई, इसके बाद ही फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्यूरीज जो है ना हम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको स्कीमा बताई थी, तो ये स्कीमा आपके पास होगी। इस फॉर्म में भी हो सकती है, टिपिकली इस फॉर्म में होती है। इससे मतलब सिर्फ इतना ही अगर आपके पास हो तो दैट इज इनफ। तो ये काफी है, ये इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ना, तो आप कोई भी क्यूरी इससे जो है ना बिल्ड कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड इट। वो कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है इसमें, इट्स ओके। तो ये आपके पास मिनिमम आपके पास ये स्कीमा होगी, आपने खुद बनाई होगी या किसी ने आपको दी होगी, जो भी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जब अपना रिसर्च वर्क कर रहा था, तो उसमें जो सिस्टम वहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसकी स्कीमा मैंने तो स्कीमा बनाई नहीं थी। मैंने सिर्फ उसको ये कहा था यार मुझे स्कीमा जो है ना वो दे दो। उसने फिर मुझे जो वो चाइनीज दोस्त था, तो उसने फिर मुझे वो स्कीमा जो है उसने मुझे दे दी थी। तो वो मैंने उसी से मैंने सारी क्यूरीज जो है फिर मैंने बनाई थी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास होगी, ये स्कीमा ये मस्ट है, ये इसके बगैर तो आप क्यूरी बना ही नहीं सकते। इससे फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितने आपके जो डेटाबेस है उसमें कितने टेबल्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसके बगैर आपको नहीं पता चल सकता। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम पे एक ये हमने क्या किया, ये पहले दो, मैं आपको पहले सिंगल कॉलम का बताता हूँ। ये हमने अप्लाई किया, टेबल है उसका नाम है प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और इसमें प्रॉपर्टी नंबर, टाइप, रूम्स वगैरह उसकी रेंट है, और हमने उसको ऑर्डर बाय कर दिया टाइप। ठीक है, तो ये उसने देखे कि टाइप पे अप्लाई किया, तो उसने उसको, अभी हमने यहाँ पे सेंडिंग एंड डिसेंडिंग नहीं बताया, तो ये बाय डिफॉल्ट उसको सेंडिंग में करती है, लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू। तो ये उसने देखे नहीं, एफ पहले आ गया और एच बाद में आ गया। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं कि ये सिंगल कॉलम, अभी हमने सिंगल कॉलम ऑर्डरिंग अप्लाई की है, अब हम इसमें डबल कॉलम जो है वो कर देते हैं, और वो हम करते हैं रेंट, दूसरा जो कॉलम आप ऐड करते थे। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, क्योंकि इसमें हमने दो कॉलम दे दिए ना, सबसे पहले रिकॉर्ड्स को वो अरेंज करेगा बाय टाइप, बाय देयर टाइप। ठीक है, टाइप के बाद फिर उनको ऑर्गेनाइज करेगा बाय देयर रेंट। तो अब आप देखेंगे कि होगा क्या है कि पहले टाइप आएगी, एक एक जैसी टाइप वाले रिकॉर्ड पहले आ जाएंगे, और उसके बाद फिर उस टाइप के अंदर जो है ना रेंट वाइज, क्योंकि डिसेंडिंग में हमने कह दिया, इसका मतलब है जो हाईएस्ट वैल्यू वो पहले आएगी और जो लोएस्ट वैल्यू वो बाद में आएगी। कुछ तो कॉलम अब ऐसे भी हो सकते हैं ना जहाँ पे डिसेंडिंग डिसेंडिंग मैटर ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे टाइप वाला कॉलम है, इसमें तो सिर्फ है ही अल्फाबेट्स, तो इसमें तो असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग नहीं, मैटर करेगा। इसमें क्यों नहीं मैटर करेगा, अगर आप इसको डिसेंडिंग लिख देंगे तो उससे फिर ये होगा कि जो मतलब उल्ट हो सकता है ना, मतलब ए टू जी हो सकता है, जी टू ए हो सकता है। सॉर्टिंग तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये चूंकि हमने पहले कहा जी ऑर्डर बाय टाइप, तो उसने ये टाइप पहले आ गई, और टाइप के अंदर फिर उसने जो कि रेंट और डिसेंडिंग आता, तो हाईएस्ट जो है वो पहले आ गया, तो हाईएस्ट फेयर जो है वो पहले आ गया। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो सेंडिंग होता है, यानी लोएस्ट वैल्यू जो पहले आती है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो बाद में आती है। क्योंकि यहाँ पे टाइप के साथ उसने नहीं बताया कि सेंडिंग डिसेंडिंग करने, तो उसने उसको ए टू जी जो है वो किया। अगर इसको डिसेंडिंग कर देता तो फिर ये जी टू ए आता। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें, अब उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद फिर ये दूसरी टाइप आ गई है, और यहाँ पे फिर उसी तरह से ऑर्डरिंग जो है वो अप्लाई होगी। तो अगर आप इस कॉलम में अगर आप एट फर्स्ट ग्लांस अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऑर्डरिंग इस पे अप्लाई नहीं हुई, लेकिन इनफैक्ट इस पे ऑर्डरिंग अप्लाई हुई है विद इन टाइप, क्योंकि टाइप पहले कॉलम लिखा था, तो पहले उसने टाइप वाइज उसको ऑर्डर किया है, और उसके बाद फिर उसने उसको जो है ना वो रेंट वाइज जो है वो किया। तो ये देखें, इसके फिर इस तरह से आप इसको जो है वो देखें, यानी आप ओवरऑल ना देखें, आप इसको विद इन टाइप देखें कि टाइप के अंदर जो है ना फिर इसकी ऑर्डरिंग जो है वो क्या बनेगी। ठीक है जी। ये सर इसमें टाइप वाइज कर रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग? नहीं, टाइप टाइप के साथ हमने नहीं बताया, टाइप के साथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हमने नहीं बताया।
तो इसको उसने बाय डिफॉल्ट जो है ना ए टू जी कर दिया है, ठीक है। ये ए टू जी अच्छा। देखना, एफ पहले आ रहा है और एच बाद में आ रहा है। लेकिन जी वही हमें रेंट में हमने बताया कि डिसेंडिंग करना है, तो उसने फिर उसमें ये किया है कि जो हाईएस्ट रेंट है वो पहले आया है और लोएस्ट रेंट जो है वो बाद में है। लेकिन ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये विद इन टाइप है, ये ओवरऑल इसके ऊपर ऑर्डरिंग अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये टाइप हमने पहले कॉलम दिया था। तो फर्स्ट ये सॉर्ट होगा बाय टाइप वाइज, टाइप वाइज सॉर्ट होने के बाद फिर जो है ना ये रेंट वाइज सॉर्ट होगा। सही। इस चीज का आपने जो है ना वो ख्याल रखना है, ये इस तरह से आपने करना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है, चूंकि टाइप का कॉलम पहले आया है, तो फिर वो जो है ना वो पहले आ गई है। ये पहले मतलब इसकी प्रायोरिटी पहले है, ये पहले टाइप वाइज सॉर्ट करेगा, फिर टाइप वाइज सॉर्ट करने के बाद फिर उसको रेंट वाइज, इस तरह से एक सबसेट बन जाएगा ना, कि वो देखेगा कि फ्लैट है, फ्लैट में फिर आगे जाके देखेगा। ये पिछला जो था, तो उसमें आप देखें, उसमें अगर आप ये देखें कि तो उसने टाइप वाइज तो किया था, लेकिन उसने रेंट वाइज नहीं किया था। रेंट वाइज जो रेंट वाइज जो है वो सॉर्टिंग नहीं हुई। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, रेंट वाइज सॉर्टिंग नहीं हुई, सिर्फ क्या किस टाइप वाइज सॉर्टिंग हुई है, यानी सॉर्टिंग सिर्फ टाइप पे अप्लाई हुई है, रेंट पे अप्लाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जब हमने दूसरे टेबल में आए, दूसरी जो क्यूरियस में हमने यहाँ पे फिर ये रेंट वाइज भी जो सॉर्टिंग इसकी हुई।